नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ पॉलिटी लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट लेसन के साथ उपस्थित है। आज का टॉपिक है फेडरल सिस्टम। आज हम लोग स्टडी करेंगे फेडरल सिस्टम के बारे में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि फेडरल सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो इसमें आपका दो तरीके का चीज़ देखने को मिलेगा कि एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों के जो रिलेशन पे दो तरीके का आपका जो है सिस्टम डेवलप है। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, उसमें एक है यूनिटरी और एक है फेडरल। बारी बारी से हम लोग देखते हैं। ठीक है, यानी सेंटर और स्टेट का रिलेशन किस टाइप का है उस आधार पे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में। यूनिटरी गवर्नमेंट देखिए उसको कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का जितना भी पावर है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के में जो है आपका निहित है। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास आपका पावर जो है एक्युमुलेटेड है। अगर वहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट है भी, इनकेस अगर रीजनल गवर्नमेंट वहाँ पर है तब भी ऐसे केस में उसका जो पावर है या अथॉरिटी है उसको नेशनल जो गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वहाँ से उसको ड्राइव करेगा। साथ ही जो आपका कह सकते हैं कि जो रीजनल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट रहेगा आपका जो नेशनल गवर्नमेंट है। अगर इस तरीके का मॉडल है उसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपको यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जापान है, चाइना है, इटली है, स्वीडन है। अब हम लोग जो आज का टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। तो फेडरल सिस्टम इसमें उसको कहते हैं कि जहाँ जो जो पावर्स है वो आपका डिवीजन है किसके बीच में, नेशनल गवर्नमेंट और जो रीजनल गवर्नमेंट है उसके बीच में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या है कि इसमें होता क्या है कि दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आप कह सकते हैं ज्यूरिसडिक्शन मिला हुआ है। यानी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें दोनों का डिफाइंड दायरा होगा और वो अपने ज्यूरिसडिक्शन मतलब उनका जो क्षेत्र होगा उसमें वो इंडिपेंडेंट तरीके से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं फेडरल सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील। ठीक है, और थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो और चीज़ें आपको समझ में आएगा। देखिए फेडरल जो गवर्नमेंट होता है उसका फीचर्स के बारे में अगर चर्चा करें तो देखिए फेडरल गवर्नमेंट में जैसे हम लोग चर्चा किए कि क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर है तो वहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट रहेगा, यानी नेशनल गवर्नमेंट होगा और एंड रीजनल गवर्नमेंट होगा, तभी तो पावर का डिवीजन होगा। यूनिटरी गवर्नमेंट में देखिए सिंगल गवर्नमेंट होगा और रीजनल गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन जैसा कि हम डिस्कशन किए कि रीजनल गवर्नमेंट का अगर जो पावर होगा या जो अथॉरिटी होगा वो डेराइव कहाँ से होगा, नेशनल गवर्नमेंट से होगा, और वो जो गवर्नमेंट होगा वो सबऑर्डिनेट होगा जो यूनियन गवर्नमेंट है या नेशनल लेवल का जो गवर्नमेंट है उससे। ठीक है, जो फेडरल गवर्नमेंट है वह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ रहेगा। ठीक है, क्योंकि तभी जैसा डिस्कशन किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो डिफाइंड ज्यूरिसडिक्शन है, जो क्षेत्र डिफाइंड है वहाँ पर इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकता है, उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इसके लिए क्या जरूरी है कि लिखित रूप से होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना मस्ट है। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म अगर देखिएगा तो उसमें आपको फ्रांस मिलेगा, और अनरिटन अगर यूनिटरी गवर्नमेंट की बात कीजिएगा ब्रिटेन में है। हम लोग पूर्व में इसका भी चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से ब्रिटेन जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करता। ठीक है, एक और फीचर है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड रीजनल। ये मेन फीचर है कि पावर का जो है डिवीजन होगा। यूनिटरी गवर्नमेंट में हम लोग डिस्कशन किए कि पावर का जो है डिवीजन नहीं होगा, सारा पावर कहाँ पर वेस्टेड होगा, नेशनल गवर्नमेंट के पास होगा। यही तो मेन डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होगा कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ताकि जो डिफाइंड ज्यूरिसडिक्शन है उसके तहत ही सरकार काम कर सके, चाहे नेशनल हो या आपका रीजनल हो। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सुप्रीम अगर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कीजिएगा उसका एग्जाम्पल आपको जापान देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको ब्रिटेन देखने को मिलेगा। ठीक है, पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि ब्रिटेन में किस तरीके से पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का कंसेप्ट है, यानी पार्लियामेंट किस कोई भी ऑर्डिनरी
आप कह सकते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस को अपनाकर जो है फिर से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या कोई नया जो है आपका कानून ला सकता है जो ओवरराइड करेगा किसी पूर्व का जो भी एक्ट या रेगुलेशन रहेगा। यानी पार्लियामेंट के पास वहाँ पर बहुत अधिक पावर है। ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी जो, ताकि जो संविधान का दायरा है उसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सके, यानी स्टेट का पावर आसानी से आप कह सकते हैं कम नहीं किया सकता। इसीलिए जरूरी है कि जो भी संविधान में प्रोविजंस दिए जाएं वो बहुत आसानी से चेंज नहीं हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट है आपका फेडरल में। यहाँ हो भी सकता है, यहाँ नहीं भी हो सकता। अगर आप रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात कीजिएगा तो वहाँ फ्रांस का एग्जाम्पल मिलेगा, फ्लेक्सिबल की बात कीजिएगा तो ब्रिटेन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आपका रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जुडिशियरी जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर कोई कानून नहीं बनता है तो उसको नल एंड वाइड घोषित करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जुरिस्डिक्शन में जाके काम न करे या किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो तो उसको सोल्व करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होना जरूरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मतलब क्या होता है कि जो जजेज होते हैं उनका जो टेन्योर है, कितने दिन तक वो काम करेंगे, वो सिक्योर रहे, उनका वेतन जो है आप कह सकते हैं चार्ज रहे, वो किसी भी स्थिति में कम नहीं किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोविजंस जो है आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी में रहता है। ठीक है, बाई कैमरा लेजिस्लेचर क्या होता है कि जैसे अपर हाउस भी होगा और लोअर हाउस भी होगा, यानी लोकसभा भी होगा और राज्यसभा भी रहेगा। यहाँ पर जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यूनियन गवर्नमेंट जो है आपका बाइकैमरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर बाइकैमरल की बात कीजिएगा तो ये आपका ब्रिटेन का एग्जाम्पल मिलेगा, यूनिकैमरल की बात कीजिएगा तो आपको चाइना का एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि फेडरेशन जो है इसका जेनेसिस कैसे होता है, यानी किस तरीके से फेडरेशन का जो है ओरिजिन होता है, ये बनता कैसे है। ये देखिए, फेडरेशन एक वर्ड है फीडस। ठीक है, फीडस का मीनिंग होता है ट्रीटी या एग्रीमेंट। तो या तो ट्रीटी या एग्रीमेंट, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, अब ये जो फेडरेशन है आपका मेनली जो है दो तरीके से बन सकता है। फर्स्ट मॉडल है इंटीग्रेशन का, दूसरा मॉडल है डिसइंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन अगर मॉडल का मीनिंग हुआ कि कमिंग टुगेदर, इस मॉडल में क्या होता है, ये आपका यूएसए का मॉडल है, जिसमें कि अगर जो स्टेट है मिलिट्री यानी सैनिक के लिए या फिर जो है आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड है और उनको यह लगता है, सपोज किया जाए कि 5 आपका कह सकते हैं कि आपका स्टेट है जिसको यह लगता है कि एक उसके बगल में एक बड़ा स्टेट है जो इसको एनेक्स कर सकता है या किसी तरीके से हार्म कर सकता है। अगर इस तरीके के जो स्टेट्स है अगर एक साथ आते हैं ताकि जो है बेहतर रूप से दूसरे कंट्री का सामना कर सकते हैं, या आर्थिक रूप से हो या मिलिट्री रूप से हो, तो ऐसा अगर फेडरेशन है तो उसको बोलते हैं आपका फर्स्ट मॉडल, यानी कि एग्रीमेंट के तहत ये चीज़ आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मॉडल हो गया। इंटीग्रेट यानी छोटा छोटा चीज़ है, ये मिल के एक जो है बड़ा साइज को मिला यानी इंटीग्रेट हुआ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको यूनाइटेड स्टेट है। इसमें कि आपको पता है कि जब 1787 में 13 स्टेट जो है एक साथ है और यूएसए का जो है फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट जो है आपका फेडरेशन का एग्जाम्पल है और ये एक क्लासिक मॉडल भी है। वहीं दूसरी तरफ का मॉडल जो है वो है डिसइंटीग्रेशन का। अब क्या है कि सपोज किया जाए कि एक बहुत बड़ा जो यूनिटरी है यानी पावर एक जगह पर सेंटर्ड है, लेकिन है क्या कि जो स्टेट वहाँ पर है या रीजनल जो गवर्नमेंट है उनको आप कह सकते हैं कि ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो है जो रीजनल इंटरेस्ट है उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, प्लस साथ ही जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। अगर उस तरीके से जैसे सपोज किया जाए कि इस तरीके का आपका है और जो रीजनल जो आपका आप कह सकते हैं जो आप गवर्नमेंट है उसको ऑटोनॉमी दिया जाए ताकि वो जो लोकल जो नीड्स होते हैं उस हिसाब से वो निर्णय ले सकते हैं। साथ ही इतना अगर साइज बड़ा होगा तो आपको पता है कि डाइवर्सिटी अधिक हो, वो भी जो है आपका उसको मैनेज किया जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल आपको जो है कनाडा है। ठीक है, इतना से आपको समझ गए होंगे कि इंडिया का जो मॉडल है, आपको पता है इंडिया भी बहुत साइज बहुत बड़ा है,
प्लस डाइवर्सिटी आप जानते हैं कि बहुत है। तो ऐसे में इंडिया के द्वारा भी जो है जो कैनेडियन मॉडल है उसको जो है एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, इससे होगा क्या कि जो गवर्नेंस है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, प्लस नेशनल यूनिटी भी मेंटेन रह जाएगा, और साथ ही जो रीजनल ऑटोनॉमी है वो भी मेंटेन रह जाएगा। यानी इंडिया के द्वारा जो है आपका मॉडल जो अडॉप्ट किया गया वो कैनेडियन मॉडल है। ठीक है, यानी ये हम लोग डिस्कशन किए कि इंडिया का जो चॉइस है वो किस तरीके का है। ठीक है, इसमें देखिए आपको पता है कि इंडिया का साइज जो है आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि जो इफिशियंट अगर गवर्नेंस करना है, ठीक है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, तो इसलिए ज़रूरत है कि आपका फेडरल स्ट्रक्चर को एडॉप्ट करने का। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है कि जो सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी है, इतनी जो विविधता है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, ठीक है, या अदर जो एक्सपेक्ट है उस आधार पे, तो इसीलिए ताकि जो नेशनल यूनिटी रहे वो भी मेंटेन रह सकता है, साथ ही जो रीजनल ऑटोनॉमी है वो भी जो है उसको मेंटेन रखा जा सकता है। ठीक है, इतना कल्चरल डिफरेंसेस के बाद भी जो नेशनल यूनिटी को मेंटेन करना है, प्लस जो रीजनल जो डाइवर्सिटी है या हेट्रोजेनिटी जो है उसको भी जो है आपको कहना प्रिजर्व करना है। तो इसीलिए जो है फेडरल गवर्नमेंट का जो ये मॉडल है, इंडिया का जो मॉडल है वो एडॉप्ट किया गया, जो कि बेस्ड है आपका कैनेडियन मॉडल पे। ठीक है, तो ये हम लोग जो है अभी तक स्टडी किए। इसमें क्या होता है, एक हारमोनियस रिलेशनशिप जो है आपका मेंटेन रहता है। ठीक है, स्टेट और नेशनल के बीच। ठीक है, अब हम लोग जो है देखते हैं कि इसमें जो है पूर्व के क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं भी फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं है। आर्टिकल 1 में जो है आपका, हम जब स्टडी किए थे तब भी देखे थे कि यूनियन ऑफ स्टेट का जो है टर्म यूज किया गया है, फेडरेशन यूज नहीं किया गया। इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह कहते हैं क्योंकि जो इंडियन फेडरेशन है जो यूएसए के तरीके से नहीं, यह किसी भी प्रकार से कोई एग्रीमेंट से जो है आपका ये स्टेट जो है आप एक साथ नहीं आए, इसीलिए जो है यहाँ पर फेडरेशन वर्ड उचित नहीं है, यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट यूज किया गया। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई भी जो स्टेट है, कोई भी राज्य को यह पावर नहीं है कि वह फेडरेशन से सिसीड कर सकता है, यानी अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि यूनियन जो है इनडेस्ट्रक्टिबल है, यूनियन को किसी भी स्थिति में जो है आप कह सकते हैं डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये डॉक्टर भीमराव का जो अम्बेडकर है उनका जो स्टेटमेंट था कि क्यों जो है यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज किया गया इंस्टीड ऑफ फेडरेशन। ठीक है, तो ये हम लोग किए कि किसी प्रकार का जो है पैक्ट नहीं है, समझौता नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार का सिसेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये जो यूनियन है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, तो ये हम लोग स्टडी किए। अब हम लोग देखते हैं जो इंडिया का मॉडल है उसके जो फीचर्स है उसके बारे में। जो इंडिया का मॉडल है वो कैनेडियन मॉडल पर है, नोट की अमेरिकन मॉडल पे। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को आपको डिफरेंस वहाँ ही दिख जाएगा कि फॉर्मेशन में। आपको पता है कि इंडिया बहुत बड़ा साइज में बहुत बड़ा है, रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा था, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, इसलिए किया गया है। यानी कि जो सेकेंड मॉडल था डिसइंटीग्रेशन का वाला जो मॉडल था उस मॉडल को एडॉप्ट किया है, नोट की इंटीग्रेशन वाले मॉडल को, जहाँ की जो मिलिट्री रूप से या आर्थिक रूप से जो वीक स्टेट है वो एक साथ है। तो इंडिया के केस में ऐसा नहीं, इंडिया क्या है कि जो है एक लार्ज स्टेट था जो अपने यूनिटी को मेंटेन करने के लिए प्लस जो है रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए जो है डिसइंटीग्रेशन मॉडल को अपनाया। तो इसलिए जो है कैनेडियन मॉडल से मिलता जुलता है। ठीक है, साथ ही जो टर्म यूज किया गया फेडरेशन यूज नहीं किया गया है, यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट यूज किया गया है, जो जिस तरीके से कैनेडियन जो आपका फेडरेशन है वहाँ उसी तरीके से। कनाडा का भी जो आपका मॉडल है वहाँ भी आपको सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देखने को मिलेगा, यानी सेंटर और पावर के स्टेट के बीच आपका पावर का डिवीजन तो है, लेकिन जो पावर का टिल्ट है, बैलेंस ऑफ पावर अगर बात कीजिएगा तो सेंटर के तरफ आपको झुकाव देखने को मिलेगा। आगे हम लोग इस चीज़ को और डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, अब जो इंडिया का जो फीचर्स है उसमें से सर्टेन फीचर्स जो है जैसे ड्यूअल वैल्यूटी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, बाइकैमरलिज्म है। बारी बारी से हम लोग देखते हैं इसको, इसमें क्या कहा गया। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि
ड्यूअल पॉलिटी की, यानी यहाँ पर क्या है कि दो तरीके, ड्यूअल मीन्स दो, ठीक है, यूनियन और जो है आपका स्टेट में जो है दो, आपका दो तरीके का गवर्नमेंट है, ठीक है, और दोनों को जो है आपका ये इंडिपेंडेंट, आप कह सकते हैं अपना जो जुरिस्डिक्शन है उसमें सोवरेन पावर्स जो है दिया गया है, जो जुरिस्डिक्शन जो है दिया गया है उस हिसाब से। अब देखिए दोनों के लिए लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में यानी जो यूनियन लिस्ट में शामिल किए, चाहे वो डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है और बहुत सारे मैटर्स हैं आपको यूनियन लिस्ट में, उन सब पर जो आप कह सकते हैं कानून बनाने का, लॉ बनाने का जो आपका अथॉरिटी है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है। उसी तरीके से अगर स्टेट की बात कीजिएगा तो जो भी रीजनल या लोकल इंटरेस्ट के जो इम्पोर्टेंस के जो मुद्दे होते हैं वो स्टेट के पास होता है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इस तरीके का आपका जो है आप इसमें होगा, ठीक है। उसी तरीके से जो है हम लोग सेकेंड में देखते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि इसका पर्पस क्या होता है कि इससे क्या होता है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है स्टेट को या जो है आपका जो यूनियन गवर्नमेंट है, दोनों के जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो अगर रिटन है तो आप कह सकते हैं उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि जो लेंथीएस्ट, अगर कंट्री वाइज अगर चर्चा किया जाएगा तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है माना जाता है, यानी सबसे डिटेल्ड में जो है चीज़ें को लिखी गई है। हम लोग शुरुआत के चैप्टर में भी देखे थे कि क्या कारण था कि जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिटेल तरीके से लिखा गया। यहाँ देखिए अभी तक 470 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल है, समय के साथ अमेंडमेंट होते रहते हैं और आर्टिकल्स जो है ऐड होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो यूनियन और स्टेट का जो आप कह सकते हैं जुरिस्डिक्शन है बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। इवन एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका जो जुरिस्डिक्शन है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डिटेल तरीके से लिखा गया। क्यों लेंदी था इसके बारे में आप पूर्व का जो लेक्चर है उसको आप सुन सकते हैं, ठीक है, ताकि दो आपका जो है मिसअंडरस्टैंडिंग न रहे, इसलिए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो डिवीजन ऑफ पावर्स है वो भी देखिए बहुत अच्छे से किया गया है यूनियन लिस्ट में, आपका स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, और एक रिसीव्ड पावर। यूनियन लिस्ट में देखिए क्या है, यूनियन लिस्ट में आपका अभी जो है 98 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 59, कंकरेंट लिस्ट में 52, ठीक है। ओरिजिनली 97 था, इसमें 66 था स्टेट में और कंकरेंट में 47 था। अब यूनियन लिस्ट में जैसा कि आपको पता है कि जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे होंगे उनको कवर किया गया है, और यूनियन लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार जो है, लॉ बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट के पास है। उसी तरीके से जो रीजनल इम्पोर्टेंस या लोकल इम्पोर्टेंस का जो मुद्दे हो, जो टॉपिक्स होते हैं वो आपका स्टेट लिस्ट में होता है, जिसमें कि आपका चर्चा किए हम लोग, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, हेल्थ हो, ठीक है, इस तरीके का टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिलेगा स्टेट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है जिसमें कि सेंटर और स्टेट जो है दोनों कानून बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कानून बनता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाता है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाता है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है कानून के किसी प्रोविजंस में तो वहाँ पर सेंट्रल लॉ जो है आपको प्रिवेल करेगा, ठीक है। उसी तरीके से जो है रिसीव्ड पावर, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, बन रहा था, तो अगर कोई तरीके का सब्जेक्ट जो है उसमें कवर नहीं है तो उसमें जो है आपको रिसीव्ड पावर जो है सेंटर के पास है। ये देखिए जैसे कि वर्तमान समय में जैसे इंटरनेट है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, यानी नए नए जो भी आप कह सकते हैं डेवलपमेंट होंगे उस पर कानून और सिर्फ बनाने का किसको है, पार्लियामेंट के पावर है। तो इससे आपको यह भी लगेगा कि जो है यह पावर जो है रिसीव्ड पावर में होने के कारण सेंटर को आप कह सकते हैं अधिक लेवरेज देता है, बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट करता है सेंटर की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में क्या जो फीचर्स है वो क्या है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसको कहते हैं, जो हम लोगों का हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड है वही तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर कोई भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर जो संविधान में जो प्रोविजंस दिए गए हैं अगर उसके हिसाब से कानून नहीं बनता है तो जुडिशियरी क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू का यूज करते हुए
उस कानून को नल एंड वाइड जो है घोषित कर सकता है, इनवैलिड घोषित कर सकता है। ठीक है, तभी तो आपका वो मेंटेन रहेगा फेडरल गवर्नमेंट का कंसेप्ट। ठीक है, तो इसीलिए जो है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है दिया गया है। और ये इंश्योर कैसे होता है, जुडिशियरी क्या करता है कि जो प्रोविजंस है उसके अनुसार से कानून बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, उसी तरीके से है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है वो बना हुआ रहे और जो पावर है वो आप कह सकते हैं जो संविधान में दिए गए हैं एक्सेप्शन के अलावा आसानी से चेंज नहीं हो सका। रिजिड मीन्स क्या होता है, हम लोग पूर्व के लेक्चर्स में देख चुके हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो आसानी से चेंज नहीं हो। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल 368 का हम लोग जो है पूर्व में स्टडी कर चुके हैं पूर्व के लेक्चर में। जो ये पूर्व में नहीं देखे हैं लेक्चर, आप जो है इसको जाके नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि आर्टिकल 368 के तहत हम लोग यह स्टडी किए थे कि अगर कोई फेडरल स्ट्रक्चर है जिसको कि चेंज करना है, फेडरल फीचर्स है उसको चेंज करना, तो उसमें जो है स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए और प्लस जो है हाफ जो स्टेट है या उससे अधिक स्टेट जो है का से जो है रेटिफिकेशन चाहिए। इसमें हम लोग स्पेशल मेजोरिटी के बारे में स्टडी किए थे कि जो 2/3 यानी प्रजेंट जितने भी होंगे उनका 2/3 आपका चाहिए और प्लस क्या चाहिए 50% जो है टोटल मेंबरशिप का, उसको क्या बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। हम लोग डिटेल से डिस्कशन किए थे कि किस तरीके से यह डिफिकल्ट प्रोविजन से विथ एग्जाम्पल्स, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही जो है जो 50% से अधिक स्टेट है उनका जो है आपको रेटिफिकेशन चाहिए, ऑल दो ये रेटिफिकेशन जो है सिंपल मेजोरिटी से ही चाहिए। ठीक है, तो हमारे संविधान में जो प्रोविजंस है जो स्पेशली जो फेडरल फीचर से रिलेटेड है वो आप कह सकते हैं कि रिजिड है, आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जुडिशियरी जो है हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट हो, इसके लिए ये क्यों किया गया, ताकि जो संविधान, देखिए संविधान ही तो है जिसमें कि स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया कि ये यूनियन लिस्ट है, ये आपका स्टेट लिस्ट है, दोनों अपने अपने जुरिस्डिक्शन में काम कीजिए। तो ये संविधान में लिखा गया, इसलिए संविधान का प्रोविजन का प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए जुडिशियल रिव्यू के तहत जो है जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। ठीक है, तभी तो आप कह सकते हैं कि वो बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी टेन्योर, अगर अब जुडिशियरी ही इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो वो फैसले जो होंगे वो इम्पार्शियल नहीं होकर आप कर सकते हैं कि बाइस्ड हो सकते हैं। तो इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का जो है कंसेप्ट रखा गया, ताकि जो है अपना पावर जो है जुडिशियल रिव्यू का वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से जुडिशरी जो है एक्सिक्यूट कर सकता है। ठीक है, प्लस जो सेंटर या स्टेट के बीच अगर किसी तरीके का अगर डिस्प्यूट होता है या स्टेट और स्टेट के बीच अगर डिस्प्यूट होता है तो जुडिशरी उसको अच्छे से आप कह सकते हैं सेटल कर सकता है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मीनिंग क्या हो गया कि जो वहाँ पर जजेज हैं उनको टेन्योर सिक्योरिटी रहे, मतलब उनका जो आप कह सकते हैं कि वो कितने दिन तक जज रहेंगे, टेन्योर सिक्योर रहे, उसके पूर्व में उनको हटाया नहीं जा सके। ठीक है, आसानी से। ठीक है, उसके बाद जो है उनका जो सर्विस कंडीशन है, चाहे वो वेतन हो या अदर जो अलाउंसेस हो, वो आप कह सकते हैं वेरिएबल्स ना रहे, यानी उसको बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाए जाने का प्रोविजंस ना रहे। उनके वेतन चार्ज होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पार्लियामेंट वाले टॉपिक्स में देखेंगे। यानी जो है आपका जुडिशरी जो है आपका इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मीन्स क्या होता है कि दो हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, ये फेडरल फीचर्स को कैसे दिखाता है, क्योंकि देखिए राज्यसभा जो है ना आपका स्टेट का फिर आपका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको दिखाता है। ठीक है, ताकि बहुत बार लोकसभा में देखिए कि बहुमत रहेगा किसी भी जो सरकार है, और राज्यसभा में नहीं है तो बिल पास नहीं हो पाता। आपको राज्यसभा के मेंबर जो है आपको पता है कि किस तरीके से जो है हर जो स्टेट है उनके हिसाब से फिक्स होता है, यानी रीजन आप कह सकते हैं स्टेट का जो इंटरेस्ट है आपका राज्यसभा के द्वारा इंश्योर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंडियन जो आपका फेडरेशन सिस्टम है इसमें बाइकैमरलिज्म का प्रावधान है। ठीक है, अब जो है इंडियन जो फीचर्स है उसके बारे में देखें। ये तो हम लोग तक देखें कि ऑल दो इंडिया का जो फीचर्स है वो फेडरल तो है,
लेकिन साथ ही आपको स्ट्रॉन्ग जो है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी भी देखने को मिलेगा। हम अभी तक जो मॉडल अभी चर्चा किए इसमें आपको यह देखने को मिला कि जो फेडरल फीचर्स है वो किस तरीके से इंडिया में दिए गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रोविजंस है वो सेंटर को अधिक, आप कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पावर सेंटर के तरफ जो है अधिक टिल्ट करता है। कि हम लोग नेक्स्ट जो है चीज़ को देखते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए फर्स्ट जो प्रोविजंस है कि इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी जो यूनियन है उसको तो जो है डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो स्टेट है उसको आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्ट किया जा सकता। हम लोग जब पूर्व में आर्टिकल 3 पढ़े थे, आर्टिकल 4 पढ़े थे, तब हम लोग देखे थे इन चीज़ों को कि पार्लियामेंट के पास किस तरीके से जो है आपका पावर होता है कि वह राज्य को जो है उसके एरिया को आप कह सकते हैं बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ठीक है, उसको रीनेम कर सकता है। तो ये आपका आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट को अधिक पावर देता है, यूनियन गवर्नमेंट को अधिक पावर देता है। जबकि अगर आप यूएसए का एग्जांपल देखिएगा तो वहाँ इस तरीके का प्रोविजंस नहीं, यानी वहाँ जो स्टेट है उसका न बाउंड्री बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है। ठीक है, यानी वहाँ स्टेट भी जो है इंडेस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, यानी उसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, न बढ़ाया जा सकता है न साइज घटाया जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा अगर आप देखिएगा उसमें फर्स्ट है कि जो लिस्ट बनाया गया उसमें देखिएगा कि यूनियन लिस्ट में आपको अधिक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, प्लस जो क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट है वो भी आप कह सकते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा क्रिटिकल जो भी सब्जेक्ट है वो यूनियन गवर्नमेंट को, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी को लेके हो या फिर जो है आपका डिफेंस के लिए हो, सब आपका जो है या करेंसी है, सब यूनियन लिस्ट में है। उसी तरीके से जो है आप कंकरेंट लिस्ट में देखिए, इसमें क्या होता है कि ओवर राइडिंग पावर है सेंटर को। आपको बताया कि अगर कोई कानून है जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें दोनों कानून बनाए हुए हैं, सेंटर भी और स्टेट भी, तो वहाँ जो है ओवर राइड कर जाएगा सेंटर का कानून। तो यानी बैलेंस ऑफ पावर किधर है, सेंटर के पास है। उसी तरीके से रिसीडिव पावर, जो नए आप अनएक्सप्लोर्ड है ऐसे सेक्टर्स, ऐसे एंटिटी जो अभी डेवलप हो रहे हैं, जिसका एग्जांपल आपको दिए, जैसे इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या साइबर सिक्योरिटी, इन सब पर कानून बनाने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसको है, सेंटर को है। जबकि यूएसए में क्या है, वहाँ पर जो ये पावर है स्टेट के पास है। ठीक है, तो ये आपका दिख रहा है कि किस तरीके से जो है आपका पावर जो है सेंटर के पास झुका हुआ है। ठीक है, ये हम लोग चर्चा किए कि किस तरीके से जो है टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है वो पार्लियामेंट जो है उसको आसानी से यूनिलेटरल, यानी राज्य के सहमति की जरूरत भी नहीं है, और वो भी जो है मात्र सिंपल मेजोरिटी से। हम लोग जो है आर्टिकल 3 एंड 4 में इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं, तो आप पूर्व के लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ठीक है, कि पार्लियामेंट जो है किसी भी आपका स्टेट को जो है रीनेम कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, एरिया बढ़ा सकता है, घटा सकता है, दो स्टेट को जो है आप कह सकते हैं किसी भी तरीके से। कहा यह जाता है कि जो पॉलिटिकल मैप है उसको जो है पार्लियामेंट जो है रीअरेंज कर सकता है, रीड्रॉ कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट जो है यहाँ आपको लगेगा कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो नेशनल गवर्नमेंट की तरफ है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ। उसी तरीके से जो है यहाँ जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक है। ठीक है, पूर्व में जो है आपका जम्मू कश्मीर का अलग था, जो कि अब अभी जो है आर्टिकल 370 के का जो है आपको पता है कि वो हटा दिया गया, तो उसके बाद से पूरे इंडिया में मात्र जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जबकि यूएसए में देखिएगा तो वहाँ पे आपका यूनियन का और स्टेट का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी तरीके से यूएसए में देखिएगा तो वहाँ स्टेट का अलग सिटीजनशिप है और जो है नेशनल स्तर पर अलग सिटीजनशिप है, लेकिन यहाँ पर जो है उस तरीके का नहीं देखने को मिलेगा। आपको पता है इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप है, ऑल द ड्यूअल पॉलिटी है, यानी नेशनल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन सिटीजनशिप के में जो है आपको सिंगल है। तो इससे आपको यह लगेगा कि जो है पावर जो है नेशनल जो है आपका गवर्नमेंट है, वहाँ पर आपको टिल्ट है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए जो रिप्रेजेंटेशन है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, आपको पता है कि राज्यसभा में जो है आपका रिप्रेजेंटेशन जो है पॉपुलेशन के आधार पर फिक्स किया गया है। जबकि यूएसए का देखिएगा तो जितना भी स्टेट है इक्वली वहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन किया गया, चाहे उसका साइज बड़ा हो या छोटा हो। यहाँ पर जैसे यूपी जैसे आपका स्टेट है, वहाँ 31 स्टेट भी हैं। अब बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के
स्टेट है जहाँ पर कि उनका मात्र राज्यसभा में जो है आपका 1 सीट है, यानी अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। यह भी जो है यानी स्टेट जो है यहाँ पर आपको जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ आपको बैलेंस ऑफ पावर सेंटर के तरफ है यहाँ पर। उसी तरीके से पार्लियामेंट का जो रीच की बात करता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि अगर राज्यसभा जो है रिजोल्यूशन पास करता है कि इस सब्जेक्ट पर जो है कानून जो बनाया जाना जरूरी है नेशनल इंटरेस्ट में, तो अगर रिजोल्यूशन राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है तो ऐसा सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट जो है कानून बना सकता है, यानी स्टेट लिस्ट पर भी जो है आपका कानून बन सकता है पार्लियामेंट में, अगर राज्यसभा जो है रिजोल्यूशन लाता है कि यह जरूरी है नेशनल इंटरेस्ट पर। आप देखिए कि यानी यूनियन पर तो स्टेट कभी नहीं बना सकता, लेकिन स्टेट लिस्ट में इस तरीके का आप अगर रिजोल्यूशन पास होता है राज्यसभा के द्वारा तो बना सकता है, यानी पावर ऑफ बैलेंस कहाँ यहाँ भी कहाँ शिफ्ट है आपका यह जो है सेंटर के तरफ। उसी तरीके से है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी। कहा यह जाता है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो ज़्यादातर जो है यूनिलेटरली जो है पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, अमेंडमेंट की लाया जा सकता है, और वो भी जो है मात्र सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। और उसके बारे में जो है स्टेट को जो है किसी भी प्रकार का, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो बिल है सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जा सकता है, पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, तो स्टेट के पास किसी भी प्रकार का जो है वहाँ पर पावर नहीं है। तो यहाँ भी आपको बैलेंस ऑफ पावर कहाँ देखने को मिलेगा, जो है सेंटर के तरफ। उसी तरीके से वीटो पावर जो गवर्नर का है वो भी आपको पता है, जो सर्टेन जो बिल्स होते हैं उसको गवर्नर क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के बाद। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि जो क्या कर सकते हैं वो बिल को अपने पास विथहोल्ड कर सकते हैं या वापस कर सकते हैं, और इवन सेकंड टाइम भी अगर सेंड किया जाता है तो वहाँ प्रेसिडेंट जो है बाउंड नहीं है कि उस पर जो है अपना एसेंट देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी आपको लगेगा कि अगर केंद्र को कोई अगर लॉ जो है या बिल जो है जो राज्य सरकार बनाना चाह रही है लॉ, तो गवर्नर आपका उस बिल को सेंटर के पास जो है भेज के आप कह सकते हैं कि उसको रोक सकते हैं। आपको पता है कि गवर्नर जो है आपका एक तरीके से एजेंट ऑफ सेंटर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि अगर जो उसका अपॉइंटमेंट गवर्नर का किनके द्वारा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, तो एड एंड एडवाइस ऑफ जो है आपका काउंसिल के ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करते हैं। तो और इनडायरेक्टली क्या होगा कि पावर जो है सेंटर के पास आपका टिल्ट है, ठीक है। कुछ और प्रोविजंस देखते हैं कि जो है जो मशीनरी जिसके द्वारा सेंट्रल जो है कंट्रोल करता है, उसमें जैसे आपको पता है कि गवर्नर जो है आपका इनका जो नियुक्ति होता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और जो है आपका ये तब तक पद पर रहेंगे जब तक कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वर्ड यूज हुआ है। तो यानी कहने का मीनिंग है प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है आपका एड एंड एडवाइस के आधार पर जो है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आधार पर काम करते हैं। तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, इंडिया में क्या है कि आपका लोअर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। आपका यूएसए में क्या है कि फेडरल जुडिशियरी अलग है, स्टेट के लिए जुडिशियरी अलग है। स्टेट लॉ जो है आपका स्टेट जुडिशियरी के द्वारा देखा जाता है, और फेडरल लॉ जो है आपका फेडरल जो कोर्ट्स है उनके द्वारा देखा जाता है। यहाँ पर जो है सिंगल हायरार्की है। और अगर देखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके जो है नियुक्ति का जो है अधिकार किनके पास है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। आपको पता है कि प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, तो यहाँ भी पावर जो है आपको लगेगा कि सेंटर के पास जो है टिल्ट है। उसी तरीके से ऑल इंडिया सर्विसेज यानी आईएएस आईपीएस या आईएफएस जो है उनका जो नियुक्ति जो है रिक्रूटमेंट या ट्रेनिंग जो है सेंटर के द्वारा कराया जाता है। और स्टेट में जो है आपको अलग अलग पता है कि आईएएस आईपीएस जो होते हैं उनको कैडर अलाउड किया जाता है। तो ये स्टेट के अंदर काम करते हैं, लेकिन इनको डिसमिस करने का जो है पावर वो सेंटर के पास होता है। ऑल्दो सस्पेंड करने का पावर जो है स्टेट के पास होता है, लेकिन इनका फाइनल जो डिसिप्लिनरी एक्शन जो होता है उसमें जो है सेंटर के अधीन होता है। यानी जो है ये मोर अकाउंटेबल कहाँ होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो यह भी जो है स्टेट के ऊपर आप कह सकते हैं कि चेक है, प्लस जो ये पावर किनके तरफ जो है टिल्ट कराता है, सेंटर के तरफ। उसी तरीके से कैग, कैग क्या करता है, चाहे स्टेट है कैग या इलेक्शन मशीनरी, दोनों के बारे में देख लीजिए।
इन दोनों का जो कैग क्या करता है कि जो सेंटर का जो आपका रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर है उसको भी आपको ऑडिट करता है, प्लस स्टेट का भी ऑडिट करता है। लेकिन जो है अपॉइंटमेंट किनके हाथ में, या हटाने का पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्शन मशीनरी इंडिया में क्या है कि जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वही आपका जो स्टेट का जो चुनाव होता है वो भी, और नेशनल जो चुनाव होता है लोकसभा का वो भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। जबकि अपॉइंटमेंट किनके द्वारा होता है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, या जो है इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। लेकिन जो है आपका पता है कि वो एड एंड एडवाइस पे काम करता है, यानी पावर कहाँ पर है, यूनियन गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो उसी तरीके से इमरजेंसी का प्रोविजन है। इमरजेंसी अगर 3 तरीके का होता है, चाहे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जब कभी भी इमरजेंसी होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पावरफुल हो जाता है, और जो है वहाँ पर जो है कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो ये भी जो है आपको पावर जो है कहाँ टिल्ट होता है, सेंटर के तरफ होता है। ये सारे प्रोविज़न जो हम चर्चा कर रहे हैं ये आपको क्या बताया, इससे यह पता चला कि इंडिया में सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो है सेंटर के पास। अब हम लोग जो है आपको उसके बारे में देखते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो किस तरीके का ओपिनियन रखते हैं जो फेडरल सिस्टम है इंडिया का। उसमें से जैसे केसी वेयर का जो है आपका फेमस है कि क्वाजी फेडरल सिस्टम के कहते हैं। इसमें ये कहते हैं कि आपका एक यूनिटरी स्टेट है जहाँ की फेडरल फीचर्स जो है आपका है, लेकिन वो क्वासी तरीके से है, सब्सिडियरी फेडरल फीचर्स है, ठीक है। तो जैसे जिस तरीके के यूएसए में आप देखिएगा स्टेट पावरफुल है, उस तरीके से नहीं है, इसीलिए क्वासी यानी कि आप कह सकते हैं फुल नहीं है, आप कह सकते हैं कि इसीलिए इनको क्वासी कहा गया, ठीक है। यानी कि हाफ तरीके से कहा गया, यानी फुल फेडरल सिस्टम जैसा कि यूएसए का मॉडल है जहां स्टेट देखे कि कितना पावरफुल है, अलग जो है कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, अलग सिटीजनशिप है, रिसिड्यूटरी पावर का जो है वहाँ स्टेट के पास है, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रोविजन, स्टेट को जो है बाउंड्री बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। तो ये आपका, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, इसलिए क्या केसी वेयर के द्वारा जो है ये कहा गया कि जो फेडरल फीचर है वो सब्सिडियरी हैं, और इसीलिए ये क्वाजी फेडरल सिस्टम है। उसी तरीके से के सांथानाम क्या कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन का टेंडेंसी का मेन कारण क्या है कि जो सेंटर का जो फाइनेंशियल डोमिनेंस है ना, यानी देखिए कि जो आपका जो टैक्स डिवोल्यूशन होता है, यानी जो टैक्स आपको पता है कि सेंटर के द्वारा जो है किस तरीके से ग्रांट्स दिए जाते हैं या जो है फाइनेंशियल एलोकेशन होता है, तो उसके कारण सेंटर के पास जो है आपका प्रोसेस है। उसी तरीके से जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, जैसे पूर्व में जैसे कि आपका प्लानिंग कमीशन था, ये कहाँ था, सेंटर के पास कंट्रोल था, इसीलिए क्या है कि जो है टेंडेंसी जो है सेंट्रलाइजेशन है। तो ये के सांथानाम का स्टेटमेंट है। उसी तरीके से ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि इंडिया का जो मॉडल है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कहता है स्टेट जो है किसी भी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी नहीं है और पार्टनर के रूप में जो है काम करता है, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अलग से जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यानी कि उसके बॉडी के रूप में काम नहीं करता है, एज ए पार्टनर काम करता है, ठीक है। तो ये डिटेल से डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे मेंस में क्वेश्चन आता है। मॉरिस जोन्स का कहना है कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, यहाँ बार्गेनिंग मतलब दोनों नेगोशिएट करते हैं और एक जो है निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो यानी स्टेट और सेंटर जो है किसी मुद्दे पर अगर होता है तो वहाँ पर नेगोशिएट करते हैं, यानी उनके टर्म में मॉरिस जोन्स जो है, इसीलिए इनको बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहे। अलेक्जेंडर जो है वीज जो है उनके द्वारा सुई जेनरेसिस कहा गया, यानी यूनिक इन कैरेक्टर, यानी इस तरीके का है कि पूरे वर्ल्ड में इस तरीके का फीचर्स जो है कहीं नहीं है, ये अपने आप में यूनिक है। उसी तरीके से आइवर जेनिंग्स का कहना है कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के साथ जो है आपका ये डिजाइन किया गया है, साथ ही ये नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। वन लाइनर में कभी कभी जो है किसी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन जो आर्किटेक्ट जो है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि हमारा जो स्टेट है वो किसी भी प्रकार से सैटेलाइट नहीं है या एजेंट नहीं है, यानी उसका सैटेलाइट मीन्स क्या कि उसका अपना जो है सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इंडिया में जो स्टेट होते हैं उनका जो आपका जो पावर मिलता है कहाँ से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि दोनों को जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, और जो है दोनों अपने अपने क्षेत्र में जो है आपका इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। और जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आप कह सकते हैं आपका जो फीचर्स दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस टाइम के हिसाब से, जैसे इमरजेंसी है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, ऐसे केस में जो है सेंटर को जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी आप कह सकते हैं जो है मॉडल दिया गया है। ठीक है, अब उसी में जो है अभी वर्तमान समय में क्या है कि इस जजमेंट के बाद से, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद से जो है आप कह सकते हैं फेडरलिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। यानी कि जो स्टेट और सेंटर के बीच के पावर को क्या कहते हैं, फेडरलिज्म, और ये दोनों के पावर के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर। यानी किसी भी स्थिति में उसको आप हम कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता कि जिससे फेडरलिज्म जो है आपका वीक होता है। ठीक है, और इसी जजमेंट में यह भी कहा गया कि अगर सेंटर को अधिक पावर दिया गया, इसका यह मतलब नहीं है कि स्टेट सिर्फ जो है अपेंडिजेस के रूप में काम करता है। स्टेट का अपना जो है संवैधानिक एग्जिस्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, और दोनों अपने तरीके से अपने अपने जो जुरिस्डिक्शन है, अपना अपना स्फेयर में जो है दोनों को जो है सुप्रीम पावर है दिया हुआ। ठीक है, और एक्सेप्शन का रूल जो है ये कहा जाता है कि ये जो आपका जो कुछ पावर्स जो है दिए गए हैं तो वो एक्सेप्शन के रूप में है, वो रूल्स नहीं है। तो ये आपका एसर बोमई केस बहुत इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म के लिए। इसी में बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया, यानी कोई भी सेंटर ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे कि फेडरलिज्म का जो फीचर्स है वो वीक हो। ठीक है, तो अभी जो आप देखिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रैग्मेटिक जो है, किस तरीके से स्टेट ऑटोनॉमी प्लस नेशनल इंटीग्रिटी जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हो सकता है, तो दोनों को जो है कह सकते हैं कि फीचर्स को एकोमोडेट कराते हुए इंडियन फीचर्स को जो है ये कराया गया। यानी जो है आप कह सकते हैं दोनों के फीचर्स को एकोमोडेट जो है किया गया, ताकि अगर नेशन में किसी भी प्रकार का क्राइसिस आता है तो उसमें भी नेशन का जो है यूनिटी बचा हुआ रहे, साथ ही जो है आपका रीजनल ऑटोनॉमी भी मेंटेन रहे। ठीक है, अब है कि हमारा जो फेडरलिज्म है ये किस तरीके से काम कर रहा है अच्छे तरीके से, उसके कुछ जो है एग्जाम्पल्स आपको दिया जाता है। जैसे देखिए रीजनल एसर्शन, यानी रीजनल जो ऑटोनॉमी है, रीजनल एस्पायरेशन जो है वो आपको जो है देखने को मिले। देखिए बहुत सारे जो आपका पार्टी है, रीजनल पार्टी है, बहुत जगह जो है सरकार बना चुकी है, यानी रीजनल एस्पायरेशन जो है आपका कह सकते हैं कि अपना जगह ले रहा है, यानी स्टेट जो है इम्पावर हो रहा है, वहाँ का जो एस्पायरेशंस है वो अपना जगह ले रहा है। ठीक है, तो जो रीजनल पार्टियां हैं बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलेगा स्टेट में, जहाँ की रीजनल पार्टी जो है मजबूत है, बहुत जगह जो है आपका सरकार में भी है, पावर में भी है। ठीक है, उसी तरीके से डिजोल्यूट रेजोल्यूशन कहता है कि जैसे वो शेयरिंग ऑफ वाटर से संबंधित हो या टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो, जैसे कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, या उसी तरीके से महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच जो है बेलगांव के एरिया है के बीच को डिस्प्यूट है, तो ये डिस्प्यूट अगर सेंटर बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग रहता तो किसी भी तरीके से उसको रिजोल्व कर सकता है नहीं। यानी दो स्टेट आपस में जो है अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, यानी यही तो फेडरलिज्म है कि दोनों को जो है अपना राइट्स है। ठीक है, वो उसी तरीके से न्यू स्टेट, देखिए रीजनल जो एस्पायरेशंस होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए नए नए जो स्टेट है वो भी फेडरलिज्म को जो है आप कह सकते हैं कि अच्छे से काम कर रहा है, जैसे कि झारखंड आया, तेलंगाना आया, तो ये रीजनल एस्पायरेशन उससे फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से जुडिशियल जो है आपका चेक बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 356 का यानी प्रेसिडेंट रूल लगा के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपका आप कह सकते हैं पावर जो है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि बहुत तरीके से जो है आर्बिट्रेरी तरीके से आर्टिकल 356 का यूज किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें जो है इंटरफेयर किया गया, और बहुत तरीके के प्रोविजंस जो है आपका सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के द्वारा किया है। यानी उसके बाद क्या हो रहा है कि अब जैसे एसआर बोमई की जजमेंट के बाद जो है स्थिति यह है कि आपका आर्टिकल 356 का यूज कम से कम हो रहा, और प्रेसिडेंट रूल आप कह सकते हैं कि बहुत रेयरली आज के समय में लग रहा है। ठीक है,
तो यानी जो हमारा फेडरलिज्म अच्छा से काम कर रहा है, यानी स्टेट जो है या लोकल या रीजनल जो एस्पायरेशन है किस तरीके से जगह बना रहे हैं, अलग अलग स्टेट उसमें बने, ठीक है, रीजनल पार्टियां मजबूत हो रही है, जो लोकल लोगों का जो इच्छा के अनुसार जो है वो वाटर डिस्प्यूट हो या टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो वो आपका रिजोल्व करने की जो है कोशिश हो रही है, सेंटर के द्वारा किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जुडिशरी भी जो है प्रमोट किया है आपका, ठीक है, जैसे सेंटर जो है धारा यानी आर्टिकल 356 का लगा के पावर जो है अपने बैलेंस ऑफ पावर जो है अपने पक्ष में करता था, वो भी उस पर भी जुडिशियल के द्वारा चेक किया गया। यानी कहने का मीनिंग क्या है कि हमारा लास्ट में कंक्लूजन क्या है, ये बात सही है, लास्ट में कंक्लूजन है कि अपने में बहुत ही यूनिक तरीके से ये किया गया है, तो जिसमें कि प्रोविजंस जो है ना ही बहुत अधिक स्ट्रिक्ट है जितना कि यूएसए में है और ना ही जो है स्ट्रिक्टली यूनिटरी है। तो ये हमारा जो कंट्री में डाइवर्स जो है डाइवर्सिटी है उसको ध्यान में रखते हुए प्लस नेशनल जो ये आप कह सकते हैं यूनिटी को मेंटेन करे, यूनिक तरीके से जो है ये प्रोविजंस या फीचर जो है एडॉप्ट किए गए हैं, ठीक है। तो फाइनल टेक अवे अगर आप लीजिएगा तो बस वही है कि इतना हमारा सिस्टम जो है बेंड कर सकता है ताकि कोई भी जो है राज्य जो है अपने कंट्री से यूनियन से अलग ना हो सके, प्लस जो है कि और साथ ही जो राज्य का यानी स्टेट का या रीजन का जो है ऑटोनॉमी मेंटेन रहे, ठीक है। और साथ ही अगर कोई क्राइसिस आता है उस समय भी सेंटर के पास पावर है ताकि किसी भी प्रकार से सिसेशन या उस तरीके का आप कह सकते हैं गतिविधि जो है ना हो सके। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका जो फीचर्स हैं वो आपका जो संविधान निर्माता है उनके द्वारा एडॉप्ट किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फेडरल जो भी फीचर्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से यूनिटरी फीचर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे, और जो स्कॉलर्स का व्यू है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम प्लस जो आपका फेडरल सिस्टम है उससे पूर्व में जितने भी PYQ हैं उसको हम लोग सोल्व करेंगे। उससे आपको यह पता चलेगा कि ये टॉपिक डिस्कशन के बाद कौन सा सेक्शंस जो है आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ध्यान रखिएगा कि फेडरल जो सिस्टम का टॉपिक है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है। साथ ही इसके पूर्व लेक्चर में हम बेसिक स्ट्रक्चर कवर किए, जो भी मेंस में कंटिन्यूसली आता है किसी न किसी तरीके से। तो बेसिक स्ट्रक्चर का टॉपिक प्लस जो फेडरल सिस्टम का टॉपिक है बहुत अच्छे से आप स्टडी कीजिएगा। ऑल दो मेंस के लिए थोड़ा और डिटेल्स अगर चाहिए होगा तो जब ये पूरा कवर हो जाएगा तो हम लोग उसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है वो अलग से कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस चैनल पर वीडियोस देखते हैं, अगर आपको पसंद है तो काइंडली लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार का अगर आपको सजेशंस है तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि आने वाले वीडियो में हम लोग उस सजेशंस को एकोमोडेट करते हुए एक बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।